हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन विद नवनीत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीट्रिपलएससी पेट की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और उसी के लिए डेडिकेटेड ये वीडियो है। इसमें जीएस के कुछ प्रमुख प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ और इसे सॉल्व किया जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आपके जीएस के डाउट जो हैं वो ज़रूर मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। तो आपको पता होगा जो अमीर खुसरो थे ये लगभग 7 से अधिक जो सल्तनत और सल्तनत काल के जो सुल्तान हुए हैं उनके शासन कालों में ये उनके दरबार में थे और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। ये अमीर खुसरो जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्रकार से एक मेंबर हुआ करते थे वो लोग के दरबार के। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये फ़ारसी में कविताओं को लिखते थे। साथ ही साथ जो भारत में कव्वाली है, कव्वाली के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और भी कई प्रमुख चीज़ें थी जो इनके द्वारा लिखी पुस्तकों से उस समय के इतिहास को हम लोग समझते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। तो इसका आंसर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स किस समय में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो आपको बता दें कि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम क्या थे? गवर्नर थे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। तो जो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आप इसको पढ़ते होंगे, 1773 का एक्ट, इसमें ये बताया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर है अब वो गवर्नर नहीं होगा बल्कि वो गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो गवर्नर जनरल जो बनेगा वो बंगाल का अंतिम गवर्नर ही तो बनेगा। तो वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल के अंतिम गवर्नर थे जो 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1773, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई? ये प्रमुख प्रश्न है कि संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामायण जो लिखा गया ये संस्कृत में ही लिखा गया है मूलतः रूप से। वैसे रामायण के बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं, कुछ साउथ इंडिया में भी बरवई रामायण और कादम्ब रामायण और बहुत सारे रामायण लिखे गए हैं। रामचरितमानस के बारे में पता है, अवधि में तुलसीदास जी ने बाद में लिखा है, उसको श्लोक और सूक्तियों के माध्यम से गायन शैली में लिखी गई है। लेकिन जो मूल रामायण था वो संस्कृत में ही लिखा गया है और उसे वाल्मीकि जी ने लिखा था और संस्कृत में लिखा था। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है हमारे लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाल्मीकि। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें गलत सुमेलित युग्म का चयन करना है। मतलब जो युग्म इसमें से गलत दिख रहा है आपको उसे चुनना है। देखिए ये भाषा है कोंकणी, मराठी, मलयालम, कन्नड़। आपको मैं बता दूं कि जब आप अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची, तो टोटल आपको पता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां भैया? 12। और इसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें किसके बारे में जिक्र है? भारत की अनुसूचित भाषाओं के बारे में। टोटल इस समय भाषाएं कितनी है हमारी? 22 हैं। ये सारी भाषाएं जो इसमें शामिल है, जैसे कोंकणी गोवा, ये भी सही है। मराठी महाराष्ट्र का, ये भी आपको पता है। कन्नड़ कर्नाटक का है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन गलत है, मलयालम दिया है तमिलनाडु। तो आपको पता है मलयालम केरल का है और तमिलनाडु का तमिल है। यानी इसमें गलत सम्मिलित युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए होम रूल आंदोलन पूना में अगर बात करेंगे तो इसे शुरू किया गया था 1916 में। अगर पूना की बात करेंगे तो इसको शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आप बात करेंगे 1916 में ही इसे अड्यार मद्रास से भी स्टार्ट किया गया था। वहाँ पे किसने शुरू किया था? तो वहाँ पे शुरू किया गया था भैया एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट ने वहाँ पे शुरू किया था। साथ में इनके सुब्रमण्यम स्वामी जी भी थे। यानी एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी होम रूल आंदोलन शुरू किया था। लेकिन इन्होंने कहाँ शुरू किया था भैया? 1916 में अड्यार में। अड्यार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। लेकिन ये पूछा है पूना में। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में।
पूना में अगर पूछेगा तो पूना में बाल गंगाधर तिलक ने इसको आरंभ किया था 1916 में। क्लियर हो गया आपको। चलिए, इसका देखिए एक बहुत अच्छा उपयोग हुआ था। इस आंदोलन को शुरू किया गया, मतलब स्वदेशी आंदोलन के तर्ज पे एक होम रूल है कि हम अपना शासन खुद करेंगे, और यही कारण है कि आगे चल के अगले ही साल 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसमें भारतीयों को कहीं ना कहीं से कुछ पदों पर वरीयता दी गई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसे लोकनायक कहा जाता है? तो आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो व्यक्ति शामिल था, जो बाद में इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने में जो क्रांति छेड़ी गई थी संपूर्ण क्रांति के नाम से, वह बिहार का एक प्रमुख नेता था। अब तो मैंने आपको इतनी हिंट दे दिया, बता सकते हैं, जिसे 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था भारत सरकार द्वारा। वो कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन के नाम से वो आंदोलन बहुत फेमस था, जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकनायक कौन है भैया? जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सामाजिक सुधारों और उनके नेताओं का सुमेलन करना है। इसमें कुछ सामाजिक सुधारों के नाम दिए गए हैं और उनके नेता। चलिए पहला सामाजिक सुधार है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बारे में बता दें आपको, इसको जब तोड़ेंगे तो थियो अलग हो जाएगा और साफ़ी अलग हो जाएगा, सोफिया। आपको हाल ही में पता चला होगा एक सोफिया करके रोबोट बनाया गया, तो इसका मतलब ही होता है भैया नॉलेज। क्या मतलब होता है? नॉलेज। और थियो का मतलब होता है गॉड, यानी भगवान का नॉलेज। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वैसे यूएसए में की गई थी। HP ब्लाउटस्की करके कोई था, उन्होंने इसकी मतलब इस्टेब्लिश किया था इस सोसाइटी को। तो आप देखेंगे इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपको बता दूं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को जब इंडिया में लॉन्च किया गया था एक प्रकार से, तो इंडिया में लॉन्च किसने किया था भैया? तो इंडिया में इसको लॉन्च किया था एनी बेसेंट जी ने। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, यानी ये जाएगा हमारा एनी बेसेंट का, चला जाएगा 1 नंबर पे, डी का 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा कौन हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर, सी का 2। देखिए इसके बारे में बता दूँ, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और बाद में इसे इन्होंने ब्रह्म समाज में मिला दिया था, जो कि राजा राम मोहन राय जी का था। ठीक है, आगे चल के आगे आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजा राम मोहन राय का था। तो ए का कौन सा नंबर हो जाएगा? 3। आत्मीय सभा 1815 में किया गया था। ठीक है, राजा मान रोहन द्वारा। और एक बचा आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आपको पता है 1867 में किया गया था। आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग 2 लोगों ने मिलकर इसको किया था। बाद में लेकिन इसको आगे कंटिन्यू किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे जी ने। तो ये भी इससे काफ़ी जुड़े हुए हैं। अब आपको आंसर मिल रहा होगा 3, 4, 2, 1। अब किस में है देखिए 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिख के बताइएगा कि जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, लेकिन इन दोनों स्थापनाओं के अलावा भी उन्होंने कौन सा एक बहुत बड़ा कार्य किया था? ठीक है, चलिए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो चलिए जय जवान जय किसान का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन अगर मैं इसमें जोड़ दूं जय विज्ञान, तो वो नारा किसने दिया था? तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और अगर मैं इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ दूं, तो इसका नारा किसने दिया था? तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आज़ाद हिंद सरकार इसका उद्घाटन किया गया था, ये 1943 में किया गया था। मैं आपको बता दूं, आपको नाम तो पता है सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको नेताजी के नाम से ही पुकारते हैं। और ये कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था।
देखिए इनका योगदान बहुत बड़ा था। बाहर रह के, मतलब भारत की सीमा के बाहर इन्होंने एक अपनी सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट बना दी थी, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जानते हैं। और इससे भारतीयों में एक बहुत बड़ी प्रेरणा जगी थी कि हम अपना सरकार क्यों नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि आजकल चर्चा का भी विषय रह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, अभी हाल ही में आपको नई दिल्ली में भी उनकी एक मूर्ति का अनावरण किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इनसे रिलेटेड इस प्रश्न को मैं तो इम्पोर्टेंट समझता हूँ अभी के लिए। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि आज़ाद हिंद सरकार, इसका उद्घाटन 1943 में सिंगापुर में किया गया था। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना ये कहाँ बनाया गया? कृष्णा नदी पे बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भैया यूरेनियम के भंडार के लिए जादूगोड़ा की खदानें बहुत फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? तो आपको पता है आरबीआई की एक छोटी सी कमेटी होती है, उसको हम लोग मौद्रिक कमेटी बोलते हैं। ठीक है, ये मौद्रिक कमेटी एक मौद्रिक नीति लेकर आती है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट ये किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का। आर्थिक योजना निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता है? आर्थिक योजना भैया ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब वही हो गया कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समानता हो, अमीरी गरीबी के बीच का अंतर कम हो, हर व्यक्ति के लिए उसमें स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो ये है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 रुपये के नोट का हस्ताक्षर पूछ रहा है ना, आप क्या करिए 1 रुपये का नोट को भूल जाइए। इससे बड़े जितने नोट आपको मिलेंगे, ठीक है 2000 रुपये नोट तक, उन सब पे किसका हस्ताक्षर होता है भैया? तो आप बताएंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर का। बिल्कुल सही है। लेकिन ये 1 रुपया वाला नोट है ना, जो सबसे छोटा नोट, इस पे किसका होता है? वैसे इसको जारी वित्त मंत्रालय करते हैं, वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्री द्वारा जारी होता है। लेकिन इस पे हस्ताक्षर जो होता है वो किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। तो याद रखिएगा 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव द्वारा, लेकिन 1 रुपये से बड़े नोट आरबीआई के गवर्नर द्वारा जारी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। MOEF का पूर्ण रूप क्या है? MOE और F। MOEF का पूर्ण देखिए आपको बहुत सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण और फॉरेस्ट मतलब वन, पर्यावरण एवं वन मंत्री। तो अभी वर्तमान में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, चलिए। शिक्षा संविधान की किस सूची संबंधित है? आपको पता है जब 42वां संशोधन नहीं हुआ था 1976, इसके पहले जो शिक्षा था वो समवर्ती सूची का विषय नहीं था, लेकिन 42वां अमेंडमेंट करके इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिससे अब इस पे जो कानून बनेंगे वो संघ भी बना सकता है और साथ ही साथ राज्य भी बना सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य भैया कोई और नहीं बल्कि राजस्थान था। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। 11वीं जो अनुसूची है, ठीक है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विधिवत बताया गया था। इसे ग्राम स्वशासन का भी नाम देते हैं, गांधी जी का स्वप्न था ये। चलिए 23 सितंबर को सूर्य क्या था? तो देखिए आपको मैं बता दूं, इसकी अगली स्लाइड में देखिए आपको मिल भी जाएगा, मैंने इसको जोड़ रखा है साथ में। आप इसमें देख रहे होंगे कि जो 23 सितंबर है ये हो गया 23 सितंबर और ये हो गया 21 मार्च। ये 2 डेट को इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स में इक्वल आ रहा है ना, इक्वल, तो इक्वल का मतलब हो गया जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं तो वो इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है। मतलब अगर जितने घंटे के दिन हो रही उतने घंटे की रात हो तो इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन कब होती है? 21 मार्च को होती है और साथ ही साथ 23 सितंबर को होती है। ठीक है भैया,
तो इसमें देखिए आपका क्या था, 23 सितंबर को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत ऊपर की ओर चमकता है, अंटार्कटिक वृत्त के ठीक ऊपर चमकता है, मकर रेखा पे लंबवत चमकता है, तो भूमध्य। तो बराबर कब होगा, जब भूमध्य रेखा के ऊपर चमकेगा, ठीक है, बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको बता दूं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। खैर आप अलग बात है कि एक दिन बाद मतलब 11 दिसंबर को, 10 को गैप कर लीजिए, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि इन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूं और जितना मुझे समझ में आया आपकी ज़रूरत के लिए था, मैंने वहां पे डिटेल भी थोड़ी बहुत बताई। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो लेते आऊँगा। UPSSC पेट के पहले मैं घटना चक्र की जो गाइड आती है उसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए मन से।